हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के बीच एक क्लास लेके आया हूं जो रीट मेंस में L1 और L2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पे अपन चर्चा करेंगे कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आ रही है आपके लिए, नई शिक्षा नीति जिसको बोला जाएगा। देखिए, अपन देखते हैं, देश में लंबे समय के बाद नई शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। किसने दी है? केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अभी तक ये वर्तमान में लागू नहीं हुई है। अभी भी इस पे कार्य चल रहा है। देखिए, स्वतंत्र भारत की अगर पहली शिक्षा नीति देखी जाए, जो सर्वप्रथम आई थी वो आई थी 1968 में। कब आई थी? 1968 में। जो तत्कालीन जो वहां के प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा गांधी द्वारा लागू की गई थी। उसके बाद दूसरी जो शिक्षा नीति आई थी आपकी 1986 में, राजीव गांधी सरकार ने इसे लागू किया था। किसने लागू किया था? राजीव गांधी सरकार ने। तो अगर यूं देखा जाए तो दो शिक्षा नीति तो ये थी, ठीक है। अपन बहुत सारे गिनते हैं कि चार शिक्षा नीतियां, लेकिन नहीं, क्योंकि जो 1986 में जो शिक्षा नीति आई थी उसमें नरसिम्हा राव सरकार ने 1992 में क्या किया था? संशोधन किया था। कब किया था? 1992 में। वो दोबारा नई शिक्षा नीति लागू नहीं हुई थी, उसी में क्या किया गया था? करेक्शन किया गया था, संशोधन किया गया था। सरकार किसकी थी? नरसिम्हा राव सरकार थी। वर्तमान में नई शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 34 साल के बाद देश में लागू की जा रही है। कितने साल के बाद लागू की जा रही है? 34 साल के पश्चात इसको लागू किया जा रहा है, ठीक है। तो अभी तक देखा जाए तो 1968, 1986 और 1992 में संशोधित जो शिक्षा नीति थी वो, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। नई शिक्षा नीति का मसौदा जो तैयार करने के लिए उन्होंने इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया। ये जो के कस्तूरी रंगन है, ये आप इसे इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, ठीक है। जो थे के कस्तूरी रंगन, जो थे वो कौन थे? इसरो के पूर्व प्रमुख थे के कस्तूरी रंगन। इनकी अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया था। नई शिक्षा नीति 2020 के लिए एक समिति का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? जून 2017 में। कब हुआ था? जून 2017 में। और किसके द्वारा? पद्म भूषण प्राप्त के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पद्म भूषण प्राप्त के कस्तूरी रंगन ने। अगर पूछा जाए कि पद इनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो पद्म भूषण, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, कैबिनेट में इसकी प्रस्तुति कब हुई थी? जो एनईपी 2020 है, इसकी प्रस्तुति कैबिनेट में हुई थी मई 2019 में। कब हुई थी? मई 2019 में। और इसको मंजूरी कब मिली? 29 जुलाई 2020 को। मंजूरी कब मिली? 29 जुलाई 2020 को। यह शिक्षा नीति 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति होगी। किसी 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति मानी जाएगी। कौन सी शिक्षा नीति? एनईपी 2020। नई शिक्षा नीति के तहत देश की कुल जीडीपी का 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। कुल जो जीडीपी रहेगी उसका कितना प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च होगा? 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। आगे देखिए आप, मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी ने 1 जनवरी 2025 से नई शिक्षा नीति के लिए अभूतपूर्व कार्य किए। कब से? 1 जनवरी 2025 से पूर्व, 1 जुलाई 2025 से नई शिक्षा नीति के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। वर्तमान में अभी तक भी शिक्षा नीति लागू नहीं हुई है। देखिए, एक नोट लिखा हुआ है मैंने, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। हालांकि यह शिक्षा मंत्रालय ही था। पहले इस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय ही हुआ करता था। 1985 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी। लेकिन वर्तमान में पुनः इसका नाम क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। देखिए, एक स्लाइड पे मैंने एक पिक्चर लगाई हुई है जो क्लियर तो नहीं दिख पाएगी, लेकिन मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देता हूँ, ठीक है। ये है आपके ए ब्रीफ हिस्टोरी ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। 1948 से 49 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का गठन होता है। 1952-53 में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का गठन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1964-64 एजुकेशन कमीशन अंडर डॉक्टर डीएस कोठारी द्वारा इसके बारे में कुछ जानकारियां प्रदान की जाती है।
1968 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आती है। ठीक है, कब आती है? 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी आपकी। कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी? फर्स्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। 1976 में एक 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एजुकेशन इन कंक्लूडेड लिस्ट, एक जो 42 संविधान संशोधन हुआ था उसके अंदर इसको अमेंडमेंट में शामिल किया गया था। 1986 में सेकेंड जो शिक्षा नीति आई थी वो आती है आपकी। उसके बाद 1992 में इसको मॉडिफिकेशन हुआ था। क्या हुआ था? इसका मॉडिफिकेशन हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। तो कितनी शिक्षा नीति? एक, दो, और यहाँ 1992 में इसका क्या हुआ था? मॉडिफिकेशन किया गया था। 2016 में TSR सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। 2019 में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसको क्या किया गया? लागू करने के लिए इसका मसौदा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिए 19 जो NEP 2020 आ रही है उसके उद्देश्य क्या रखे गए हैं? क्योंकि कोई भी शिक्षा नीति हुई, कोई भी अमेंडमेंट होता है या कोई भी प्रक्रिया अगर पारित की जाती है संसद में वगैरह में, या कोई भी बिल विधेयक लाया जाता है तो उसका एक उद्देश्य हुआ करता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना, जिसमें 2035 तक व्यावसायिक शिक्षा के 26.3% से बढ़ाकर 50% किया जाएगा। किसको किया जाएगा? व्यावसायिक शिक्षा को। देखिए 2026 में अगर दुनिया खत्म होती तो 2035 तक इनका नहीं रहता, जो इनका उद्देश्य लगा रखा है। और सबसे ज्यादा किसको बढ़ाया जाएगा? व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ाया जाएगा। किसको बढ़ाया जाएगा? व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। क्योंकि अगर कोई पढ़ रहा है तो पढ़ लिख करके वो कुछ काम करेगा, कुछ कार्य करेगा, अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएगा, वो खुद कुछ कमाई कर पा रहा है इनकम सोर्स के लिए। इसमें किसको बढ़ावा दिया जाएगा? व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। साल 2030 तक 3 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। जितने भी 2030 तक जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। कब तक? साल 2030 तक कोई भी अनपढ़ नहीं रहे। सभी को शिक्षा उपलब्ध कराना। ड्रॉप आउट्स को फिर से स्कूल जोड़ने का प्रयास करना। ड्रॉप आउट्स बालक जो होते हैं, क्या क्या समझोगे आप उनसे? जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा था या स्कूल आने लग गया था और बीच में उसने स्कूल छोड़ दिया, उसको वापस ड्रॉप आउट से वापस क्या करना है? शिक्षा की ओर उसको जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। यानी एक पंचायत में एक भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहना चाहिए, तब जाकर के उस पंचायत को क्या पंचायत किस नाम से पुकारा जाएगा? उजियारी पंचायत कहा जाएगा। लेकिन अगर वहां एक बच्चा भी अनपढ़ है या पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है, स्कूल से वंचित है, शिक्षा से वंचित है, तो वो उजियारी पंचायत के अंतर्गत नहीं आएगा। तो एक पंचायत उजियारी पंचायत कब कही जाएगी? जब वहां का एक भी बच्चा ड्रॉप आउट्स में शामिल नहीं होगा या शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। ठीक है। युवाओं को शिक्षा के नए अवसर उपलब्ध कराना। युवाओं को शिक्षा के नए अवसर उपलब्ध करवाना, और अवसर भी कौन से? व्यावसायिक शिक्षा को मेन महत्व दिया गया है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। रोजगार में वृद्धि करना। 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला और व्यावसायिक बनाते हुए भारत को ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना। 21वीं सदी की जरूरतों को देखा जाएगा। स्कूल और कॉलेज की जो शिक्षा होगी उसको अधिक समग्र, यानी कुछ फैला हुआ माना जाए, समग्र यानी पूरा एक आकार होता है, लचीला बनाया जाएगा, और व्यावसायिक बनाते हुए, यानी मुख्य क्या रहेगा यहाँ पे? व्यावसायिक शिक्षा का मुख्य माना जाएगा, बनाते हुए भारत को ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना। ठीक है, नेक्स्ट PDF पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ उद्देश्य और है। नए सुधारों में शिक्षण को रोचक बनाने पर जोर देने के लिए ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। देखिए ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने की बात यहाँ पर कही गई है। इसको रोचक बनाने के लिए नई शिक्षा, जो शिक्षण सुधार है नई शिक्षा नीति के द्वारा, उनको रोचक बनाने के लिए ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना। शिक्षा नीति में छात्रों की रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करना। क्या करना? छात्रों की जो रचनात्मक सोच है, तार्किक निर्णय है और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करना। शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देना। शिक्षा की जो पहुंच है वो सब तक पहुंच सके, समान रूप से पहुंच सके, और उसमें कोई गुणवत्ता हो। वहनीय शिक्षा यानी उस शिक्षा को एक आम आदमी भी वहन कर सके, और उत्तरदायित्व देखे जाएंगे। इस प्रकार से उसको इन मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए स्कूली शिक्षा में सुधार। मेन पॉइंट अपन यहाँ देखते हैं।
इसको हाईलाइट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय अभी कौन सा चलता है, 10+2। अभी का जो परफॉर्मा है वो कौन सा है, 10+2। 10th के पास बालक सब्जेक्ट ले सकता है और 11th-12th पढ़ाई कर सकता है। 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। कौन सा फॉर्मेट लागू किया जाएगा, 5+3+3+4। इसको मैं आप लोगों को आगे नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ। यानी कि पुराना जो परफॉर्मा चल रहा है या पुरानी जो शैक्षिक मॉडल है उसको बदल करके 10+2 की जगह 5+3+3+4 में बदला जाएगा। देखिए, आइए अपन यहाँ देखते हैं। इसको और आगे अच्छे से मैंने समझा रखा है, वो भी बताऊंगा, पहले आप इसको यहाँ एक बार देख लीजिए। पिछला एकेडमिक जो ढांचा है, पिछला एकेडमिक जो मॉडल है वो कौन सा है, 10+2। 6 से 16 वर्ष की आयु तक 10 क्लास तक पढ़ेगा वो, और आगे 16 और 18 दो क्लासें और जुड़ जाएगी, 11th और 12th। अब नया जो शैक्षणिक ढांचा है वो इस प्रकार रहेगा, नया जो शैक्षणिक ढांचा है वो आपका किस प्रकार रहेगा, इस प्रकार रहेगा। उसका सबसे पहले होगा फाउंडेशनल, फाउंडेशनल से ऊपर जाएगा वो प्री, पैराटोरी, मिडिल और सेकेंडरी। ठीक है, 3 साल से शुरू होकर के 18 साल तक की ये वार्षिक जो आपकी स्टडी रहेगी वो रहेगी। तो अपन इसको आगे समझते हैं। आइए, नया फॉर्मेट देखिए आप, ये देखिए नए फॉर्मेट के अंतर्गत अपन देखते हैं। शुरू में क्या है आपका 5, फॉर्मेट में क्या है 5। अब ये दोनों यहाँ साथ में चलेगा, फाउंडेशनल स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज। ठीक है, आयु 3 से 6 वर्ष और 6 से 8 वर्ष, यानी 3 से लगा करके 8 वर्ष तक आपका कौन सा स्टेज चलेगा, फाउंडेशनल स्टेज चलेगा, जो नर्स आंगनवाड़ी और प्री प्राइमरी माना जाएगा। क्या माना जाएगा, आंगनवाड़ी और प्री प्राइमरी माना जाएगा, आंगनवाड़ी और प्री प्राइमरी माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3, उसके बाद कौन सा है आपका 3, प्राथमिक शिक्षा 8 से 12 वर्ष, कक्षा 3 से 5, क्लास 3rd to 5th माना जाएगा आपका प्राथमिक शिक्षा 8 से 12। उसके बाद 3 आएगा मध्यम स्तर, 11 से 14 वर्ष, कक्षा 6 से 8, ये हो गया आपका 3। अंतिम रहेगा आपका 14 से 18 वर्ष, कक्षा 9 से 12, यानी कक्षा 9 में जाकर के आपको सब्जेक्ट चॉइस करने की एक फ्रीडम मिल जाएगी। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका 5+3+3+4 का रेशो। ये नया शैक्षिक प्रणाली का मॉडल रहेगा आपका। ठीक है, समझ में आ गया। ये देखिए आप, 3 वर्ष आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका, 2 years क्लास 1 and 2, एज 6 से 8, क्लास 3 to 5 तीसरी स्टेज रहेगी, 3 रहेगा इसमें 3 to 5, एज 8 से 11 वर्ष। फिर 3 आएगा क्लास 6 से 8, एज रहेगी आपकी 11 से 14 वर्ष। फिर 4 आ जाएंगे आपके कक्षा 9 से 12, एज रहेगी आपके 14 से 18। तो ये हो गया आपका 5+3+3+4 का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए आप, उच्च शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए अपन देखते हैं क्या क्या रहेगा। सबसे पहला देखिए, बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकासी। सबसे पहले देखिए आप, बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकासी, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। इस शिक्षा नीति से पहले की शिक्षा नीति के अंतर्गत 3 या 4 वर्ष के डिग्री कोर्स में यदि कोई विद्यार्थी किसी कारणवश बीच में पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे डिग्री नहीं मिलती थी, जिससे पढ़ने का कोई महत्व नहीं होता था। नई शिक्षा नीति में निम्न परिवर्तन किए गए। अगर वह 1 वर्ष की पढ़ाई पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, बालक अगर 1 वर्ष की पढ़ाई करने के बाद अगर उसका किसी कारणवश उसको पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है तो उसको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट। 2 वर्ष की पढ़ाई पर डिप्लोमा मिलेगा, 3 या 4 वर्ष की पढ़ाई पर उसको क्या मिलेगी, डिग्री मिलेगी। यानी पहले का जो परफॉर्मा था उसमें क्या होता था, बालक अगर किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ देता था, उसकी पढ़ाई किसी काम की नहीं रहती थी, उसे दोबारा पढ़ना पड़ता था। लेकिन नई शिक्षा नीति में ये सिस्टम रहेगा, अगर 1 वर्ष कंप्लीट कर लिया तो सर्टिफिकेट, 2 वर्ष कंप्लीट कर लिया तो डिप्लोमा, और 3 या 4 वर्ष कंप्लीट कर लिया तो उसको डिग्री मिल सकती है। ठीक है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसमें विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, बैंक होता है जिसमें आप अपनी मनी को सेव करते हैं, उसी प्रकार विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से अगर आपने कुछ प्राप्त अंक किए हैं तो उनको डिजिटल रूप में क्या किया जाएगा, सेव किया जाएगा।
और अलग-अलग संस्थानों में छात्र के प्रदर्शन के आधार पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अलग-अलग संस्थानों में अगर वो कुछ काम कर रहा है एक संस्थान को छोड़ करके, तो उसके आधार पे उसको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जो छात्र हायर एजुकेशन नहीं चाहते हैं, उनके लिए ग्रेजुएशन की डिग्री 3 वर्ष की है, किंतु शोध अध्ययन करने वालों के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री 4 वर्ष की है। जो हायर एजुकेशन नहीं चाहते उनके लिए डिग्री 3 साल की और शोध करना चाहते हैं उनके लिए डिग्री 4 साल की रहेगी। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स 1 वर्ष बाद पढ़ाई छोड़ने का ऑप्शन रहेगा तथा इसमें 5 साल का संयुक्त ग्रेजुएट मास्टर कोर्स लाया जा रहा है। संयुक्त ग्रेजुएट मास्टर कोर्स कितने साल का रहेगा? 5 साल का रहेगा और 1 वर्ष बाद पढ़ाई छोड़ने का इसमें ऑप्शन दिया जाएगा। सभी विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालय के लिए समान नियम रहेंगे जो कि अब तक अलग-अलग हुआ करते थे। अब तक क्या थे वो? अलग-अलग थे, लेकिन अब उनको क्या कर दिया गया है? एक ही समान कर दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी, अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद, एआईसीटीई और नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एनसीटीई को समाप्त कर रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी। अभी तक जो यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो चल रहे थे इनको समाप्त कर दिया जाएगा और रेगुलेटरी बॉडीज के लिए बना दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। शिक्षकों संबंधी जो सुधार है उनके ऊपर चर्चा करेंगे अपन। ये शिक्षकों संबंधी सुधार कौन कौन से होंगे, तो बढ़ते हैं अपन। सबसे पहली चीज नेशनल मेंटरिंग प्लान लाया जाएगा। इसमें शिक्षकों का उन्नयन किया जाएगा। शिक्षकों को क्या किया जाएगा? उन्नयन किया जाएगा। शिक्षकों को प्रभावकारी एवं पारदर्शी प्रक्रियाओं के जरिए भर्ती किया जाएगा तथा पदोन्नति भी योग्यता, शैक्षणिक प्रशासन कार्य प्रदर्शन का आकलन पर आधारित होगा। पारदर्शिता लाई जाएगी, प्रभावकारी रूप से उनकी भर्ती की जाएगी और पदोन्नति भी अब योग्यता के आधार पर ही की जाएगी। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक एनपीएसटी तैयार किया जाएगा। एक मानक तैयार होगा, उसके आधार पर इनकी योग्यता को आंका जाएगा। प्रत्येक स्कूल में शिक्षक छात्रों का अनुपात पीटीआर 30:1 से कम हो तथा सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों के स्कूलों में यह अनुपात 25:1 कम हो। प्रत्येक शिक्षक से अपेक्षित होगा कि वह स्वयं व्यावसायिक विकास, पेशे से संबंधित आधुनिक विचार, नवाचार और खुद में सुधार करने के लिए स्वेच्छा से प्रत्येक वर्ष 50 घंटों का सतत व्यावसायिक विकास सीपीडी कार्यक्रम में हिस्सा दे। 50 घंटों का एक सतत व्यावसायिक विकास सीपीडी का कार्यक्रम होगा, उसमें उसको हिस्सा लेना अनिवार्य हो जाएगा। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक गतिविधियों, जटिल प्रशासनिक कार्य, मिड डे मील से संबंधित कार्यों में शामिल न करने का सुझाव दिया जाएगा। आने वाली जो नीति होगी उसमें गैर शिक्षण कार्यों, जटिल प्रशासनिक कार्यों, मिड डे मील से भी संबंधित से उनको हटाया जाएगा और उन्हें गैर प्रशासनिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। ईसीसीई शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए एनसीईआरटी द्वारा 6 माह जो आंगनवाड़ी कर्मचारी 10+2 या अधिक योग्यता एवं 1 वर्ष जो कर्मचारी कम शैक्षणिक योग्यता का डिप्लोमा कार्यक्रम कराया जाएगा। उनको किसके लिए कराया जाएगा? जो जो आपका फाउंडेशनल स्टेज कोर्स रहेगा उसमें लागू करने के लिए, उसमें भर्ती होने के लिए उनको लगाया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा एनसीईआरटी के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन एनसीएफटीई 2021 का विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा एनसीईआरटी के परामर्श के आधार पर अध्यापक जो होंगे उनकी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2021 का विकास किया जाएगा। आगे देखिए, वर्ष 2030 तक शिक्षण कार्य अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। 4 वर्षीय डिग्री जो होगी एकीकृत बीएड उसका अनिवार्य किया जाएगा। संविदा शिक्षक रखने की बजाय नियमित शिक्षक भर्ती पर जोर दिया जाएगा। किस पर जोर दिया जाएगा? जो परमानेंट टीचर होंगे उनकी भर्ती पर जोर दिया जाएगा। आगे देखिए, शिक्षण प्रणाली में अब क्या सुधार होंगे? शिक्षक प्रणाली में सुधार की बात करते हैं अपन। चलिए, उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, अनुसंधान एवं सामुदायिक भागीदारी उपलब्ध करवाने के लिए उच्च साधन संपन्न बहुविषयक संस्थानों में रूपांतरित किया जाएगा। जो स्कूल चल रहे हैं या उच्चतर जो शिक्षा संस्थान चल रहे हैं उनको उच्च गुणवत्ता शिक्षण, अनुसंधान एवं सामुदायिक भागीदारी उपलब्ध करवाने के लिए उन्हें उच्च साधन संपन्न बनाया जाएगा और बहुविषयक शिक्षण संस्थान में रूपांतरित किया जाएगा।
पहले सरकारी स्कूलों में प्री स्कूलिंग नहीं होती थी, बच्चा 6 वर्ष की आयु में पढ़ना आरंभ करता था, लेकिन अब 3 वर्ष से ही शिक्षा ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन द्वारा प्रारंभ आंगनवाड़ी के माध्यम से इसको लागू किया जाएगा। यानी 3 वर्ष से ही जो प्राइवेट स्कूलों में चलता आ रहा है उसको लागू किया जाएगा और इसमें इनको बच्चों को 3 वर्ष से ही एडमिशन दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा, ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। पहले जहां कक्षा 11 से विषय चुन सकते थे, अब छात्रों को 9 से विषय चुनने की आजादी रहेगी। कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई में किसी विषय के प्रति गहरी समझ तथा बच्चों की विश्लेषणात्मक क्षमता को बढ़ाकर जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। यानी बच्चा जो 10th के बाद विषय चुनता था वो अब किस में चुना जाएगा, कक्षा 9 में, जिससे उसकी गहरी समझ हो सके और आगे चल करके जीवन में बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए उसको प्रेरित किया जाएगा। देखिए, 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में बदलाव कर अब वर्ष में 2 बार सेमेस्टर प्रणाली द्वारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर्मेट में परीक्षा आयोजित की जाएगी। बोर्ड एक बार होती थी, सेमेस्टर प्रणाली अब लागू कर दी जाएगी। एनईपी 2020 के तहत मिड डे मील के साथ नाश्ता देने की भी बात की गई है। टीचरों को नहीं, बच्चों को एमडीएम के साथ नाश्ता देने की भी बात की गई है। सुबह के समय पोषक नाश्ता अधिक मेहनत वाले विषयों की पढ़ाई में अधिक जो मेहनत वाले विषय है उनके पढ़ाई में लाभकारी हो सकता है। तो बच्चों को क्या दिया जाएगा, सुबह मिड डे मील के अलावा भोजन के अलावा नाश्ता देने की भी प्रक्रिया इसमें लागू की जा रही है। ठीक है, अब शैक्षणिक भाषा से संबंधित सुधार पर चर्चा करते हैं अपन। ठीक है, आइए। इस नीति में भारतीय भाषाओं को पढ़ाने के महत्व को रेखांकित किया गया है। इसमें 3 भाषा फॉर्मूला यानी हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई करवाई जाएगी। एनईपी 2020 के तहत कक्षा 5 तक की पढ़ाई मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में करवाई जाएगी। जो 5वीं तक की जो पढ़ाई होगी वो स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा में करवाई जाएगी, जिससे अंग्रेजी भाषा की अनिवार्य तथा मैक्याली पद्धति समाप्त होगी। कौन सी पद्धति समाप्त हो जाएगी, मैक्याले पद्धति समाप्त होगी। स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव को थोपा नहीं जाएगा। वो स्वतंत्र रूप से अपनी भाषा को चुन सकता है। ई पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे। कौन से पाठ्यक्रम, ई पाठ्यक्रम जो डिजिटल रहेंगे। कैसे रहेंगे आपके, डिजिटल रहेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है और एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम एनईटीएफ बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, एनईटीएफ बनाया जा रहा है। बधिर छात्रों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी तथा भारतीय संकेत भाषा इंडियन साइन लैंग्वेज आईएसएल को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा। बधिर छात्र, जिन छात्रों को सुनने की प्रॉब्लम है उनके लिए, छात्रों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी तथा भारतीय संकेत भाषा इंडियन साइन लैंग्वेज आईएसएल को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा। 6ठी कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किया जाएगा। कौन सी कक्षा से, कक्षा 6 से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके तहत इच्छुक छात्रों को 6ठी क्लास के बाद से ही इंटर्नशिप करवाई जाएगी। क्या करवाई जाएगी, इंटर्नशिप करवाई जाएगी। 9वीं कक्षा से विद्यार्थी को विदेशी भाषाओं को भी सीखने का विकल्प मिलेगा। भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए एक भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान तथा फारसी, पाली और प्राकृत भाषा के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया जाएगा। भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान स्थापित किया जाएगा तथा फारसी, पाली और प्राकृत भाषा के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की जाएगी। ठीक है, भारत उच्च शिक्षा आयोग की तरफ चलते हैं अपन अब। भारत उच्च शिक्षा आयोग हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI को संपूर्ण उच्च शिक्षा के सर्वोच्च निकाय के रूप में गठित किया जाएगा। किसके रूप में गठित किया जाएगा, शिक्षा के सर्वोच्च निकाय के रूप में गठित किया जाएगा। इसमें मेडिकल और कानूनी शिक्षा को शामिल किया जाएगा। कौन सी शिक्षा को शामिल किया जाएगा, मेडिकल और कानूनी शिक्षा को। वर्ष 2040 तक सभी वर्तमान उच्चतर शिक्षा संस्थानों HEI का उद्देश्य अपने आप को बहुविषयक संस्थानों के रूप में स्थापित करना होगा। वर्तमान जो उच्चतर शिक्षा संस्थान है HEI का उद्देश्य अपने आप को बहुविषयक संस्थानों के रूप में स्थापित करना होगा। वर्ष 2030 तक प्रत्येक जिले में या उसके समीप कम से कम एक बड़ा बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान स्थापित किया जाएगा।
HECI के कार्यों के प्रभावी और प्रदर्शितापूर्ण निष्पादन के लिए 4 संस्थानों निकायों का निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट देखिए, विनिमय हेतु उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC की स्थापना की गई है। ठीक है। मानक निर्धारण सामान्य शिक्षा परिषद जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC, वित्त पोषण उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल HEGC, प्रत्यायन राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल NAC की स्थापना की गई है। ठीक है। अब देखिए, NEP 2020 के जो लक्ष्य हैं वो आपके सामने रखे हुए हैं। प्राथमिक विद्यालय में सभी बच्चों की बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान FLN दिलाना। कब तक? वर्ष 2025 तक। प्राथमिक विद्यालय में सभी बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान FLN दिलाना, वर्ष 2025 तक। वर्ष 2030 तक पूर्व प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात GER का लक्ष्य हासिल करना, यानी कोई भी ड्रॉप आउट नहीं रहना चाहिए और 2030 तक सभी बच्चों को सकल नामांकन यानी 100% शिक्षा मुहैया कराना। शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाकर उसे GDP के 6% तक करना। GDP का हिस्सा कितना? 6%। व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में GER को 26.3% 2018 से बढ़ाकर वर्ष 2035 तक 50% करना। वर्ष 2040 तक सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों HEIS का उद्देश्य बहुविषयक संस्थान बनना होगा। 2025 तक सभी स्कूल और उच्चतर शिक्षा के कम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा दिलाना अनिवार्य होगा। ये NEP 2020 की क्या रहेंगे? आपके लक्ष्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, परीक्षण तथा मूल्यांकन पर चर्चा करते हैं। 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेंगी। बोर्ड और प्रवेश परीक्षाओं की मौजूदा प्रणाली में सुधार किया जाएगा। छात्र परीक्षा देने के लिए अपने विषयों में से कई विषय चुन सकेंगे। छात्रों को वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी, जिससे बोर्ड परीक्षाओं के उच्चतर जोखिम पहलू को समाप्त किया जा सके। नेक्स्ट देखिए, विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा संपूर्ण देश में एक समान होगी। इससे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा साल में 2 बार करवाया जाएगा। परख जो है अभी लागू हो चुका है, परख अब तक चल रहा है। छात्रों के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारण निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। परख टाइप के पेपर अभी भी चालू है, इनकी क्या की जाएगी? 2020 में, NEP 2020 में इसकी स्थापना कर दी जाएगी। 360 डिग्री असेसमेंट, छात्र का रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर उसके व्यवहार, अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं तथा मानसिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा, जिसमें मूल्यांकन स्वयं छात्र, शिक्षक एवं सहपाठियों द्वारा किया जाएगा। आगे देखिए, स्कॉलरशिप पोर्टल व खुला विद्यालय योजना। SC ST और OBC के सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉलरशिप पोर्टल का निर्माण किया जाएगा। स्कॉलरशिप प्रदान कर स्कूल न आने वाले बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। किससे जोड़ा जाएगा? मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। IIT IIM की तरह मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी MERUS की स्थापना की जाएगी। देश के जो युवा किसी संस्था में नियमित रूप से अध्ययनरत नहीं कर सकते हैं, NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग और राज्यों के ओपन स्कूलों द्वारा चलाए जा रहे ODL ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कार्यक्रम से जोड़कर पढ़ाया जाएगा। जो नियमित रूप से नहीं पढ़ सकते हैं उनको ओपन स्कूलिंग के द्वारा जोड़ा जाएगा। NIOS राष्ट्रीय खुला विद्यालय संस्थान कक्षा 3, 5 और 8 के लिए ओपन लर्निंग की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे स्थान जहां विद्यालय तक आने के लिए छात्रों की को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, वहां जवाहर नवोदय विद्यालयों के स्तर की तर्ज पर निःशुल्क छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, अनुसंधान पर चर्चा करते हैं। नई शिक्षा नीति में MPhil को समाप्त कर दिया जाएगा। किसको समाप्त कर दिया जाएगा? MPhil को। PhD के लिए 4 वर्षीय ग्रेजुएशन, फिर MA, उसके बाद MPhil की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाएगी।
राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन एनआरएफ राष्ट्र में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को सही रूप में उत्प्रेरित और विकसित करने के लिए तथा सभी प्रकार के वैज्ञानिक एवं सामाजिक अनुसंधानों पर नियंत्रण रखने के लिए एनआरएफ का गठन किया जाएगा। किसका गठन किया जाएगा? एनआरएफ का गठन किया जाएगा। ये देखिए आप, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव अंडर एनईपी 2020। ठीक है, इसमें 2020 के अंतर्गत कुछ गवर्नमेंट की स्कीम रहेगी और नवाचार रहेंगे। पीएम श्री स्कूल्स, समग्र शिक्षा, प्रेरणा, उल्लास, निपुण भारत मिशन, एनएमएम एन एनपीएसटी, विद्या प्रवेश, विद्यांजलि, दीक्षा, पीएम ई विद्या, निष्ठा और पीएम पोषण, इस प्रकार की कई अन्य सारी जानकारियां इसमें शामिल रहेगी और नवाचार के रूप में कई सारी चीजें शामिल हो जाएगी। जैसे दीक्षा पोर्टल अभी चलता है, निष्ठा पोर्टल अभी चल रहा था, जो पीएम ई विद्या है, ये सारे पोर्टल आपको मिल जाएंगे। तो एनईपी 2020 के बारे में ये क्लास थी आपकी। जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें आपको रीट मेंस में काम आने वाली है, वो फैक्ट्स मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझाया है, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। तो जितने भी रीट के स्टूडेंट हैं, आप थोड़ा समय निकाल के इस क्लास को जरूर देखें, ताकि जो चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आई हो या कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपने नहीं देखी हो, तो वो आप देख सकें और इस क्लास का आप फायदा उठा सकें। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मैं कल फिर आपके बीच हाजिर होऊंगा इस इस तरह की अगली जानकारियों को लेके। तब तक के लिए थैंक यू।